प्यारे बच्चों, मैंने संबंध से संबंधित जो सामग्री आपको भेजी थी उसके बारे में आपने पढ़ा होगा। आइए वीडियो के माध्यम से हम पुनः उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, संबंध अभी तक हमने समुच्चयों के बारे में पढ़ा है। तो संबंध में जाहिर सी बात है, इसका नाम है संबंध। संबंध तभी होंगे जो कम से कम दो समुच्चय होंगे। संबंध को इंग्लिश में रिलेशन कहते हैं। तो पहली बात, संबंध तभी संभव होगा जब कम से कम दो समुच्चय होंगे। तो यदि ए और बी दो समुच्चय हैं, ए और बी दो समुच्चय हैं, तब ए क्रॉस बी के बारे में भी मैंने बताया था कि किसी भी उपसमुच्चय के बारे में भी आपको बताया जा चुका है। ए का बी में संबंध कहते हैं। इसको समझने का प्रयास कीजिए। दो समुच्चय ले लिया हमने, तो ए क्रॉस बी ज्ञात कर लिया और ए क्रॉस बी के किसी भी उप समुच्चय को ए का बी में संबंध कहते हैं। ये ए समुच्चय से बी के समुच्चय के क्रमित युग्म का समुच्चय है। क्रमित युग्म के बारे में भी पढ़ा है। अब जैसे हमारे पास एक क्रमित युग्म है ये, तो इस समुच्चय जो ये समुच्चय संबंध भी एक समुच्चय होता है। इसको अगर हम आर मान लें का एक अवयव है, तब इसे हम ए आर बी प्रतीकात्मक रूप में लिखते हैं। ये जो आर लिखा है, कैपिटल आर, ये संबंध है। और संबंध क्या होता है? ए क्रॉस बी के किसी भी उपसमुच्चय को ए का बी में संबंध कहते हैं। और संबंध एक समुच्चय है। संबंध के जो अवयव होते हैं वो क्रमित युग्म के रूप में होते हैं। तो अगर ए कॉमा बी जो मैंने लिखा है, ये इस समुच्चय आर जो कि संबंध है, इसका अवयव है, तो इसे हम ए आर बी के रूप में लिखते हैं। मतलब मोटा मोटा ये समझ लीजिए आप कि ए आर बी, इसका अर्थ है ए का बी में कोई संबंध, ए का बी में कोई संबंध। इसी तरीके से अगर एक्स आर वाई है, तो इसका अर्थ हो जाएगा एक्स का वाई में कोई संबंध। तो अगर कहीं ए आर बी या एक्स आर वाई लिखा हुआ है, तो इसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे। अब देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यदि ए कॉमा बी आर को बिलोंग करता है, तो इसका मतलब है ए रिलेटेड टू बी, मतलब ए का बी में संबंध है। अब जैसे हम ये माना ए समुच्चय है हमारे पास, जिसके अवयव हैं 1 2 3, और बी समुच्चय है जिसके अवयव हैं 2 3।
अब इसको समझने का प्रयास कीजिए। ए के अवयव हैं 1 2 3, दूसरा समुच्चय है जिसके अवयव हैं 2 3। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी ज्ञात करेंगे। जब ए क्रॉस बी ज्ञात करेंगे तो उसके जो समुच्चय होंगे वही तो संबंध बनाएंगे। तो ए क्रॉस बी ज्ञात करना पड़ेगा। तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? देखिए, ए क्रॉस बी ज्ञात करने के लिए मैं बता चुका हूँ आपको, ये ए ये बी, इसमें 1 2 3, इसमें है 2 3। तो देखिए, 1 को 2 के साथ पेयर बनाया, फिर 1 का 3 के साथ में, 1 2 1 3। देखिए, ए क्रॉस बी के अवयव क्या आते हैं? पहला क्रमित युग्म 1 2 1 3, अब 2 2 2 3 2 2 2 3, इसी तरीके से 3 2 3 3 3 2 3 3। ये ए क्रॉस बी बताया था मैंने कैसे याद करते हैं, और फिर मैंने समझाया है, समझ गए होंगे। अब देखिए, इसमें 3 चीज़ें हो सकती हैं संभव। पहला है 1 2 जो क्रमित युग्म है, दूसरा जो क्रमित युग्म है 1 3, इसी तरीके से 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3। तो इसमें 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि अगर हम प्रथम घटक, ये क्रमित युग्म का पहला घटक है, पहला घटक, और ये 2 इस क्रमित युग्म का दूसरा घटक है। तो इसी तरीके से ये पहला घटक, ये दूसरा घटक, ये पहला घटक, ये दूसरा घटक। अब देखिए, इसमें 3 कंडीशन हो सकती हैं। अगर पहले घटक को हम x मान लें और दूसरे घटक को y मान लें। पहले घटक को मैंने बताया x माने और दूसरे घटक को y मान लें, तो 3 चीज़ें क्या होंगी? पहला, x छोटा हो सकता है y से, दूसरा x y के बराबर हो सकता है, तीसरा x y से बड़ा हो सकता है। इसको समझ रहे होंगे, x छोटा है y से, यहाँ पे x बराबर है y के, और ये x बड़ा है y से। ये जो साइन है इनके बारे में पता होना चाहिए। 3 कंडीशन ये संभव हो सकती हैं। तो पहली जो कंडीशन है, देखिए, पहली कंडीशन क्या है? यदि x छोटा है y से, यानी अगर हम ये मान लें कि x r1y, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि समुच्चय ए क्रॉस बी के क्रमित युग्मों में से उन क्रमित युग्मों को लेना है जिनका प्रथम घटक दूसरे घटक से छोटा है। ये ऊपर लिखा है मैंने, ये x मैंने बताया है पहला घटक है और y दूसरा घटक है। तो अभी जो मैंने ए क्रॉस बी ज्ञात किए थे उसमें से वे क्रमित युग्म लेने हैं जो जिनका पहला घटक दूसरे घटक से कम है। तो यहाँ पे फिर से आ जाओ, देखो क्या है, ये जो मैंने लिया था ए क्रॉस बी का जो मान आया था, तो इसमें देखिए ये पहला घटक 1 हो जाएगा, इसमें दूसरा घटक 2 हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें पहला घटक 1, दूसरा घटक 3। तीसरे वाले क्रमित युग्म में दोनों बराबर हैं, पहला घटक भी 2 है, दूसरा घटक भी 2 है। अगले वाले में पहला घटक 2 है, दूसरा घटक 3 है। इसी तरीके से इससे अगले वाले में पहला घटक 3 है, अगला घटक 2 है, और लास्ट वाले में पहला और दूसरा दोनों घटक समान हैं। तो हमें इसमें से
कौन कौन से क्रमित युग्म लेने हैं? देखिए, पहली कंडीशन है जब x छोटा है y से, तो देखिए कौन कौन से इसके अंतर्गत आएंगे। एक तो पहला आएगा, ये 1, 2, ये पहला घटक छोटा है दूसरे घटक से, तो एक तो 1, 2 आ जाएगा, दूसरा 1, 3 आ जाएगा। इसी तरीके से 2, 2 नहीं आएगा क्योंकि दोनों बराबर हैं, 2, 3 आ जाएगा, तो ये 3 आ जाएंगे। मैंने अभी लिखा था x R1 y, तो मतलब R1 ये संबंध है, तो R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? R1 की वैल्यू आ जाएगी 1, 2, 1, 3, 2, 3। समझ गए होंगे। इसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है? यदि x = y, अब इसको अगर मान लें हम x R2y, तो देखो जो ये R2 संबंध R2 है, इसके अवयव क्या क्या आ जाएंगे? फिर यहाँ पे आ जाओ, देखिए x = y, यानी पहला घटक और दूसरे घटक दोनों बराबर हैं। ये सिर्फ 2, 2 है और 3, 3 है, तो इसको हम लिख लेंगे। तो ये बन जाएगा पहला क्रमित युग्म 2, 2 का और दूसरा 3, 3 का। तो ये तीसरा संबंध आ जाएगा। इसी तरीके से जो थर्ड है इसका पार्ट, इसमें है जब x > y, तो क्या हो जाएगा? ये मान लिया x R3y ले लिया, मतलब इसमें x और y में संबंध R3 है, तो R3 इसके अवयव क्या क्या हो जाएंगे? देखिए, मतलब पहला घटक x > y का मतलब है x बड़ा है y से, यानी पहला घटक दूसरे घटक से बड़ा है, तो इसमें कौन कौन आ जाएगा? पहला घटक दूसरा घटक से बड़ा सिर्फ 3, 2 में है, 3, 2, और तो कोई है नहीं, तो ये संबंध R3 बन गया। अब देखिए इसमें R1, R2 और R3, ये जितने भी संबंध हैं ये सारे A × B के उप समुच्चय हैं, जो मैंने शुरू में बताया था। तो इसी तरीके से आपको और सवाल करने हैं, खुद करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। अब इसमें एक चीज़ में बहुत इम्पोर्टेंट है वो बताना चाहूँगा, वो होता है डोमेन और परिसर। डोमेन और परिसर, डोमेन और परिसर बहुत इम्पोर्टेंट है। डोमेन को हम बोलते हैं इंग्लिश में, इसको डोमेन लिख लो, एंड परिसर को बोलते हैं हम रेंज। डोमेन एंड रेंज। अब देखिए ये डोमेन क्या होता है, अगर R संबंध है तो उसका जो डोमेन होता है समुच्चय R के क्रमित युग्मों के सभी प्रथम घटकों का समुच्चय होता है, तथा इसको डोमेन R द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे डोमेन R कोई संबंध है तो डोमेन R क्या हो जाएगा? डोमेन R हो जाएगा X such that X belongs to A तथा XY belongs to R। अभी जब मैं बताऊंगा आपको तो समझ में आ जाएगा। दूसरा परिसर, जो परिसर है उसको हम लिखेंगे, जो परिसर होता है उसको हम क्या लिखते हैं? डोमेन को D लिख लो और परिसर को, चूंकि परिसर को हम रेंज कहते हैं तो इसको R, कैपिटल R से प्रदर्शित कर लो। देखो परिसर क्या होता है? जो
परिसर होता है वो समुच्चय R के क्रमित युग्मों के सभी दूसरे घटकों का समुच्चय होता है। अभी मैंने आपको इससे पहले बताया था, ये संबंध होता है, संबंध में दो चीज़ें होती हैं। प्रथम घटक मतलब क्रमित युग्म से मिलकर बना होता है, क्रमित युग्मों का समुच्चय, ये संबंध होता है। और जो संबंध होता है, ये जो हमारे पास जिसमें भी संबंध होता है, ए और बी में संबंध होगा तो ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले वाले में डोमेन अगर ज्ञात करते हैं तो हम प्रथम घटक लेते हैं, जब परिसर ज्ञात करते हैं तो हम द्वितीय घटक लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा y सच दैट y बिलोंग्स टू b, क्योंकि y b को बिलोंग करेगा, तथा x, y बिलोंग्स टू r। अब इसको समझ लो, जैसे ये है, यदि a हम ले लेते हैं 1, 2, 3 और b ले लेते हैं हम a, b, c। अब कोई भी संबंध है, ये मान लिया R, और इसके अवयव हैं 1, a, 1, c, 2, b, 3, a। ये संबंध है कोई, तो देखिए डोमेन क्या होगा, डोमेन ये हो जाएगा बराबर, अभी मैंने आपको ऊपर बताया है कि जो ये हमारे पास R आया है, संबंध आया है, संबंध के प्रथम घटकों का समुच्चय। देखिए प्रथम घटक में एक तो 1 है, दूसरा फिर से 1 है, तो 2 बार है तो एक ही बार लिखा जाएगा, 2, 3। और इसी तरीके से जो इसका परिसर है, ये परिसर क्या होता है, जो हमारा संबंध है उसके द्वितीय घटकों का समुच्चय। तो देखिए ए द्वितीय घटक में सबसे पहले ए आएगा, फिर सी आएगा, फिर बी आएगा, ए, सी, बी, फिर से ए है तो ए एक बार आ चुका है तो इसलिए नहीं आएगा इसमें, तो ये परिसर आ गया। तो ऐसे ही हम और सवाल कर सकते हैं।